हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एंड वर्ण विक्षेपण। ठीक, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये है इस चैप्टर का नाम। तो प्रिज्म के बारे में आप परिचित हैं। प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रिज्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रिज्म में आप जानते हो, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो प्रिज्म में दो घटनाएं होती हैं। एक पहली घटना क्या होती है, जो ये प्रकाश होता है ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तथा दूसरी घटना क्या होती है कि जो ये श्वेत प्रकाश होता है ये अपवर्तन के पश्चात अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो पहली घटना होती है वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कहलाता है, प्रकाश किरण का विचलन, तथा दूसरी जो घटना होती है वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन और वर्ण विक्षेपण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं। जहाँ से शुरुआत होनी है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म क्या होता है भाई प्रिज्म। तो देखिए, हम दो समतल पृष्ठ ले लें, दो हमारे समतल पृष्ठ ले लें, कांच के दो समतल पृष्ठ, जैसे पहला समतल पृष्ठ और ये दूसरा समतल पृष्ठ। इन दोनों समतल पृष्ठों को हम किसी कोण पर झुका दें, जैसे ऐसे झुका दें। ठीक है, तो ये दो समतल पृष्ठ हैं, इन दोनों समतल पृष्ठों को हमने किसी कोण पर झुका दिया। तो इसके अंदर जो पद बचा है, भाग है, इसके अंदर का भाग, इसके अंदर के भाग में हमने क्या किया, एक पारदर्शी माध्यम समान रूप से भर दिया। पारदर्शी माध्यम जिसको हम कहते हैं सममांग। सममांग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया, सममांग का मतलब जो पदार्थ भरा जाए वो इस प्रिज्म के सभी भागों में एक समान रूप से भरा जाए। जो पदार्थ भरे वो प्रिज्म के अंदर सभी भागों में एक समान रूप से भरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममांग। और कांच भर रहे हैं तो कांच कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। तो सममांग पारदर्शी माध्यम भर दें तो जो आकृति बनती है, जो युक्ति बनती है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म क्या हुआ, ये दो हमारे समतल पृष्ठ थे और ये किसी कोण पर झुके थे। कहाँ पर झुके थे, किसी कोण पर झुके थे, और किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित जो सममांग पारदर्शी माध्यम होता है, वही सममांग पारदर्शी माध्यम हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो प्रिज्म की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य स्थित सममांग पारदर्शी माध्यम हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में हमारा एक होता है भाई प्रिज्म कोण होता है, अपवर्तक पृष्ठें होती, आदि होती, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिज्म हुआ दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित सममांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रिज्म बोलते हैं। अब ये जो होता है दो समतल पृष्ठों के बीच, दो समतल पृष्ठों के बीच बना जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, इस कोण को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रिज्म कोण, या इसको दूसरे रूप में हम कहते हैं अपवर्तक कोण। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण बोलते हैं। ठीक, इसको हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। दो समतल पृष्ठों के बीच बना जो कोण होता है वो कोण हमारा होता है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। क्लियर। और ये जो दो हमारे समतल पृष्ठ होते हैं, ये जो समतल पृष्ठ, ये हमारे कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ। कौन से पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन और होता है उन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। जो दो हमारे समतल पृष्ठ होते हैं जहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक, जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम कौन सा पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। और दोनों अपवर्तक पृष्ठों जो होते हैं, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो अगर पूछा जाए भाई प्रिज्म कोण क्या होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच या दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम कौन सा, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। प्रिज्म की जिन भुजाओं से, प्रिज्म की जिन भुजाओं से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन भुजाओं को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ी। प्रिज्म क्या होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच, ठीक, या किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित
सममांग पारदर्शी माध्यम जो होता है वही सममांग पारदर्शी माध्यम हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। क्लियर। ठीक, प्रिज्म की जिन भुजाओं से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन भुजाओं को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, तथा दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें भाई, कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से पढ़िएगा, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है भाई। उसी के बाद हम यही प्रक्रिया जब प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे तो यही फिगर उसमें अप्लाई करेंगे। हमने माना भाई, क्या माना कि ये जो था पी क्यू आर, क्या माना, या ए बी सी या पी क्यू आर मान लें, अच्छा लगता है। पी क्यू आर हमारा एक प्रिज्म है, पी क्यू आर हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का कोण जो प्रिज्म कोण कितना है, ए। पी क्यू तथा पी आर जो हैं हमारे इस प्रिज्म के कौन से पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं। क्लियर। हमने माना भाई एक ये भुजा मान ली, इसको कह दिया सी एम एन, क्या कहा भाई, सी एम एन, और एक इधर भुजा मान ली इसी के सीध में, इसी के सीध में मानना है भाई, तो हमने मान लिया ये सी डैश एम डैश एन डैश, सी डैश एम डैश एन डैश, ये हमारे क्रमशः सी एम एन तथा सी डैश एम डैश एन डैश अपवर्तक पृष्ठ पी क्यू तथा पी आर पर क्या है, अभिलंब है। क्लियर। ठीक, हमने क्या माना, जो सी एम एन और सी डैश एम डैश एन डैश हैं ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ पर क्या है, अभिलंब है। क्लियर। देखिए इधर जो है बाहर क्या है, वायु है, तो वायु होने के कारण ये कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अंदर क्या है, कांच है, तो कांच हमारा कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक, हमने माना एक हमारी प्रकाश किरण है ये ए बी हमने मान लिया एक हमारी प्रकाश किरण है। ये हमारी प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पी क्यू के बिंदु यम पर आई कोण बनाते हुए क्या होती है, आपतित होती है। आई कोण बनाते हुए आपतित हुई भाई। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये प्रकाश किरण जो है यहाँ से सघन माध्यम से किस, ये बाहर कौन सा माध्यम था, विरल, और अंदर क्या है, सघन। आपको हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ये आपको पता है। इस प्रकाश किरण को जाना सीधे चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश किरण सीधे न जाकर अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये हमारा बेटा अभिलंब है, अभिलंब है ना, और ये हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। इसको किससे दर्शाएंगे, आर से दर्शाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण आगे जाएगी, आगे जाने के पश्चात ये जो दूसरा हमारा अपवर्तक पृष्ठ है पी आर, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ क्या है, पी आर, ये पी आर पर पुनः आपतित होगी। पी आर के बिंदु यम डैश पर क्या हुई, पुनः आपतित हुई। अब देखिए इस कंडीशन में ये सघन माध्यम था, बाहर क्या है, विरल माध्यम, तो प्रकाश किरण सघन से किस में जाती है, विरल में जाती है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, ये दूर हटते हुए निकल गई। क्लियर। ठीक, तो हमारी आपतित किरण ए बी थी, पहले पृष्ठ पर आपतित हुई और अपवर्तक पृष्ठ पी आर से क्या हुई, निर्गत हुई। आपतित किरण ए बी को तो हमने आगे बढ़ा ही दिया था, अपवर्तित किरण इसको हम कहते हैं सी डी, सी माना गया सॉरी इसमें। ठीक है, कुछ मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक, आर एस, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु जी पर एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती हैं, जी पर एक दूसरे को काटती हैं। तो बिंदु जी पर जो बना कोण होता है यही कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्लियर। तो ये हमारा हो जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने क्या माना था, पी क्यू आर हमारा एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है, ए है, तथा पी क्यू और पी आर इस प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। सी एम एन तथा सी डैश एम डैश एन डैश क्रमशः अपवर्तक पृष्ठ पी क्यू तथा पी आर के क्या है, अभिलंब है। हमने माना एक हमारी प्रकाश किरण ए बी जो थी अपवर्तक पृष्ठ पी क्यू के बिंदु यम पर आई कोण बनाते हुए तिरछा आपतित होती है।
क्योंकि इस स्थिति में यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुककर निकल जाती है। ठीक, ये जो अपवर्तित किरण है या अभिलंब की ओर झुककर अपवर्तित हो जाती है। ये अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ PR के बिंदु M' पर पुनः आपतित होती है। क्योंकि इस परिस्थिति में प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटते हुए अपवर्तित हो जाती है। आपतित किरण AB और अपवर्तित किरण RS को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये बिंदु G पर एक दूसरे को काटती हैं, तो बिंदु G पर जो बना कोण होता है डेल, वही हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्लियर? अगर ये फिगर आपकी समझ में आ गया है तो अभी हम लिखेंगे जब प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो हम इसी तरीके का फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अब देखिए भाई, इसको एक बार और भी हम बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, बस आप अपना धैर्य बनाए रखें, यहीं पर आप कंसंट्रेट रखिए माइंड को। प्रिज्म का अपवर्तनांक, हम लोगों ने हाई स्कूल में इसका सीधा फार्मूला पढ़ा था। प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र अगर हम निकालें, देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमें निकालना है। देखिए हमने माना भाई यहाँ से थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे, हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा, बड़ी स्केल उपलब्ध नहीं भाई। ठीक, ये हमने माना P, ये Q और ये R। PQR हमारा एक क्या है, प्रिज्म है। देखो नामांकन हम वही करेंगे जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। PQR हमारा एक प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म का PQ और PR दो क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए। क्लियर? ठीक, PQ और PR इसके क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए। भाई हमारी हैंकी क्या हुई है, PQ और PR हमारे इसके क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए। क्लियर? अपवर्तक पृष्ठ हो गए, और यहाँ पर ये कोण जो हमने मान लिया, ये कोण क्या माना, ए हमारा कौन सा कोण हो गया, प्रिज्म कोण हो गया। अब इसके बाद हम क्या मानते हैं, अभिलंब। देखिए जो अभिलंब मानेंगे वो आप समान स्थान पर मानेंगे, ठीक है, जिससे लाइन सीधी रहे। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन अभिलंब डाल दिया, टेढ़ी हो गई, इसको आते में सिर मुड़ाते नोले पड़ रहे हैं। ये हो गया C, ये हो गया M, ये हो गया N। ठीक, दूसरा ध्यान दो भाई, C डैश, M डैश, N डैश, चलो इसी समय बढ़ा दिया, N डैश। क्लियर? हमने माना भाई एक हमारी प्रकाश किरण, जो दूसरे लोग, हमने माना भाई एक हमारी प्रकाश किरण AB थी, AB न माने, PQ हो गया, RS मान लेते हैं। एक हमारी प्रकाश किरण RS थी, ये R और ये S हमारी एक प्रकाश किरण थी जो अपवर्तक पृष्ठ PQ के बिंदु M पर आपतित होती है। ठीक, ये आपका C है, ये MN अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। ये हमारा हो जाएगा I1 आपतन कोण। ध्यान देना भाई, आपतित हुई। अब इस कंडीशन में इसको थोड़ा आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं इसी समय भाई, देखिए ये आगे बढ़ा दिए। अब जाना प्रकाश किरण को सीधे चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये प्रकाश किरण जो है, ये सघन है, कांच है, तो इसका अपवर्तनांक यही निकालना है हमें। ठीक है, अब सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं गई, क्योंकि बाहर क्या है, हवा है, वायु है, और ये कैसा माध्यम है, विरल है, और ये हमारा क्या है, कांच। कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। हमें पता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये झुकी भाई, अभिलंब की ओर झुककर अपवर्तित हो गई। ठीक है, देखिए ये हमारा अभिलंब है,
ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण हमारा कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इस अपवर्तन कोण को हम मान लेते हैं R1। क्लियर। ये अपवर्तित किरण आगे जाएगी भाई, आगे जाकर अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु यम डैश पर पुनः क्या होगी, आपतित होगी। जब एम डैश पर पुनः आपतित होगी तो देखिए ये यम डैश है, ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है। पुनः अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये हमने मान लिया हमारा आपतन कोण R2 है। यहाँ से धैर्य रखिएगा, आपतन कोण R2 माना है, गलत नहीं माना, अभी बताएंगे क्यों माना। ये R2 हो गया। अब देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरण, ये सघन माध्यम था, बाहर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से दूर हटते हुए अपवर्तित हो गई। तो ये हमारा अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और ये अपवर्तन कोण हमारा हो गया I2। I2 क्या हुआ, अपवर्तन कोण हो गया। क्लियर। आपतित किरण ये हमारी RS, ये टी के बाद यू आता है ना, TU, हाँ यू आता है। आपतित किरण RS और अपवर्तित किरण TU को पीछे की तरफ बढ़ा दे भाई, पीछे की तरफ बढ़ाया तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु G पर एक दूसरे को काटती हैं। तो बिंदु G पर बना जो कोण होता है हमारा वही वर्ण विक्षेपण कोण डेल कहलाता है। क्लियर। अब देखिए भाई एक बात आपसे हम ये पहले यहाँ बताएं भाई कि ये हमने कोण माना है R1, ये कोण माना है R2। यहाँ पर ये R2 आपतन कोण का कार्य कर रहा है और I2 अपवर्तन कोण का कार्य कर रहा है। हमने ऐसा क्यों माना है, ठीक। इसको हमें आपतन कोण को हम I से कह सकते थे, उसको R कह सकते थे, लेकिन क्यों माना है, क्योंकि एक होती है अल्पतम विचलित, अल्पतम विचलन की स्थिति। कौन सी, अल्पतम विचलन की स्थिति होती है। तो इस अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के बाहर के जो कोण होते हैं वो प्रिज्म के अंदर के कोण के बराबर होते हैं। अर्थात प्रिज्म के बाहर के आपतन और निर्गमन कोण जो होते हैं प्रिज्म के अंदर के आपतन और निर्गमन कोण के बराबर होते हैं। आपतन और निर्गमन का मतलब अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो प्रिज्म के बाहर का आपतन कोण I1 और प्रिज्म के बाहर का अपवर्तन कोण I2, हम I1 बराबर I2 कर देंगे, ठीक है। और प्रिज्म के अंदर का आपतन कोण क्या है आपका R1 है और वो अपवर्तन कोण R1 है, आपतन कोण क्या है R2, इनको हम बराबर कर देंगे, ठीक। आप यहाँ से थोड़ा आपको अजीब लगता होगा, लेकिन अभी जब आप आगे डेरिवेशन करेंगे तो कहेंगे नहीं ये ठीक था, ठीक है। क्लियर। अब देखिए भाई यहाँ से क्या देखते हैं, हम मान ले भाई ये हमारा पहला वर्ण विक्षेपण कोण है, वो वर्ण विक्षेपण है। इसको हम मान ले यहाँ पर ये हमारा कोण डेल 1 है और ये कोण हम कितना मान लें, डेल 2 है, आसानी के साथ। ओके। अब देखिए भाई यहाँ से एक बात ध्यान रखना, इसको हमने डेल 1 मान लिया, इसको मान लिया डेल 2। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दीजिए भाई, क्या ध्यान देंगे, ध्यान हमें ये देना है, क्या ध्यान देना है, ये आपकी एक देखिए ये अभिलंब था आपका और ये आपकी प्रकाश किरण ऐसे गई थी, RS थी, इसको आगे की तरफ बढ़ाया था। ये इस पूरे का कौन सा कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और आप जानते हो भाई शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो ये जो हमारा कोण I1 है, ये I1 देखिए फिगर में, ये I1 इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह इसका कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I1 बराबर डेल 1 प्लस R1। डेल 1 हमारा पहला विचलन कोण है और R1 हमारा दूसरा विचलन कोण। वो R1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 आपतन कोण हो गया, डेल 1 हमारा विचलन कोण हो गया, R1 हमारा अपवर्तन कोण हो गया। तो I1 बराबर डेल 1 प्लस R1 हो गया। क्लियर। सेकंड कंडीशन में आ जाइए भाई, तथा देखिए वैसे भी ये आपकी एक सीधी, ये आपकी ये अपवर्तित किरण था, इसको बढ़ाया था और ये आपका अभिलंब था। तो ये कोण इस कोण के, अर्थात ये जो पूरा एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा भाई। यहाँ से थोड़ी लाइन हमने तिरछी कर दी है तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये ठीक, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तथा यहाँ से हमारा आ जाएगा I2 बराबर डेल 2 प्लस R2। ओके। क्लियर। I1 हम बराबर हमने मान लिया कितना, डेल 1 प्लस R1। शीर्षाभिमुख कोण थे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। यहाँ पर ये कोण I2 था, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण था, तो I2 बराबर डेल 2 प्लस R2। ओके। अब अगर हम कुल विक्षेपण निकाल लें तो कुल विक्षेपण
कुल विक्षेपण हमने डेल माना है, कुल विक्षेपण डेल, यहाँ पर कितना विक्षेपण हुआ डेल 1, यहाँ पर कितना हुआ डेल 2, तो कुल जो विक्षेपण होगा डेल वो डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर हो जाएगा, ये आप कह सकते हो। या आप यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए, हम ले ले त्रिभुज जी एम एम डैश, कौन सा जी एम एम डैश, इसमें हम बहिष्कोण प्रमेय लगा दें तो ये डेल इसका बहिष्कोण प्रमेय होगा और डेल 1 प्लस डेल 2 इसके क्या होंगे, अंतःकोण होंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय भी हम लगा सकते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बाह्यतम कोण होता है अपने से दूरस्थ स्थित त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एक तो वो बात कर सकते हो, दूसरी बात यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कुल विक्षेपण डेल बराबर कितना लिख सकते हैं भाई, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 प्लस डेल 2 कुल विक्षेपण कोण डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2, कोण यहाँ से एंगल होगा भाई, छूट गया लिख लेना आप, ठीक, डेल 1 प्लस डेल 2, जहाँ डेल 1 पहला और डेल 2 दूसरा। अगर भैया देखिए यहाँ से रुक जाइए भगिए मत, ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर यहीं से हम डेल 1 का मान निकाल लें तो ये R1 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, I1 माइनस R1 बराबर डेल 1 तथा R2 इधर ले आए, I2 माइनस R2 बराबर डेल 2 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या है, बहिष्कोण प्रमेय लगा लीजिए या लिख लीजिए कुल विक्षेपण कोण बराबर कुल विक्षेपण कोण बराबर, कुल विक्षेपण कोण क्या है, डेल बराबर कितना लिख सकते हैं भाई, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल कुल विक्षेपण कोण डेल 1 पहला विक्षेपण कोण, डेल 2 दूसरा विक्षेपण कोण, डेल बराबर डेल 1 के स्थान पर देखो कितना लिखेंगे, I1 माइनस R1 प्लस डेल 2 के स्थान पर I2 माइनस R2, ठीक, बहुत ही आसान तरीके से ध्यान लगाते रहिए बस आप। डेल बराबर देखिए इसमें I1 और I2 के एक साथ कर लें, I1 प्लस I2, ये आपका माइनस R1 ये आपका माइनस R2 है, दोनों में माइनस कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत बोलो भाई, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगले स्टेप में ध्यान देते हैं भाई, देखिए अगले स्टेप में हम एक बात लागू कर देते हैं, यहाँ से कौन सी बात लागू कर देते हैं, देखिए क्या लागू करते हैं, एक हम ले लें चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज कौन सा ले ले, ए एम, इसको कोई बिंदु एन डैश था, पी क्यू आर यू वी मान ले, ठीक, आज पूरी ABCD सिखा देंगे तुमको हम, पी एम एन एम डैश और इस चतुर्भुज में, इतना मोटा मोटा दिखाई दिया, चतुर्भुज किसमें, पी एम वी एम डैश में। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम कोण 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, कोण 1। ये देखो भाई, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ था और ये आपका अभिलंब है, तो अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच बना कोण कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर भी PR आपका अपवर्तक पृष्ठ है और ये आपका अभिलंब है, ये कोण कितना हो जाएगा, 90। ये कोण A और ये कितना है, एंगल 1। तो देखिए हम कितना लिख सकते हैं, A एंगल A कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण, एंगल लगाना चाहो लगा लो, प्लस देखो ये पूरा कोण बेटा देखो इधर से, ये पूरा कोण कितना है, 90, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये आपका अभिलंब है, अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब था, ये 90 हो जाएगा, प्लस का 90 डिग्री, प्लस का ध्यान दो भाई, 90 डिग्री प्लस ये कोण 1, ठीक, प्लस यहाँ पर आ जाइए भाई, देखिए ये अपवर्तक पृष्ठ, ये पूरा कोण 90 बराबर चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना हो, चारों कोणों का योग कितना हो, 360 डिग्री। देखो 90 कितना होगा, 180, एंगल A प्लस एंगल 1
इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये इधर माइनस 180 था, उधर जाएगा प्लस 180 डिग्री। वो सॉरी, इधर प्लस था, उधर जाएगा माइनस, माइनस हो गया 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर, एक बराबर 360 से 180 घटेगा 180 डिग्री। ओके भाई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत? ये हमने चतुर्भुज लिया था, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो चतुर्भुज में एक कोण हमारा ए था, ये हमारा अभिलंब था 90, ये कोण एक था, ये अभिलंब था 90, लिख दिया 360, हल कर लिया, इतना आ गया। अगली कंडीशन में हम ले ले त्रिभुज, त्रिभुज एम वी एम डैश में, ये वी है भाई, एम वी वी डैश में, त्रिभुज एम वी वी डैश में पहुंच गए भाई। जब त्रिभुज एम वी वी डैश में पहुंचे, दिखाई दे रहा होगा सबको, कहाँ गिर रहे जा रहे हो यार, एम वी वी डैश में पहुंचे, तो देखिए जब एम वी वी डैश में पहुंचे तो ये आपका कोण R1 है, ये कोण आपका 1 है, ये कोण आपका R2 है। तो यहाँ से हम देखो बेटा कितना लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से भाई लिख देते एक बार, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ ये क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, लिख सकते भैया। ओके, इसको मान ले समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिए भाई, समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लो। 2 और 3 के दाहिने पक्ष आपस में समान है, तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे? समान। समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, तुलना से करने पर नहीं लिखेंगे, इससे कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर एंगल R1 प्लस एंगल R2, ठीक, और प्लस एंगल 1, एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा। ठीक, एंगल हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर R1 प्लस R2। ठीक, ए बराबर R1 प्लस R2। ओके, इसको मान ले थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 4। क्लियर? समीकरण 4 मान लिया भैया, एंगल हटा दिया है इससे, क्योंकि लिखने में बड़ा अजीब लग रहा था। ठीक, तो अगर आप चाहो तो सब में हटा सकते हो, यहीं से शुरुआत किए एंगल हटाना, यहाँ से भी हटा दें, सब में समानता ही रखें, काहे अलग अलग कर दें। चलो भैया इधर भी हटा देते हैं। पोछा आप लोग भी लगाते हो ना घरों में, हम यहाँ लगाते हैं, बस फ़र्क इतना है। ठीक, ये एंगल हट गया, चलो तुम्हारा एंगल हट गया, तुम्हारा हट गया, ये आपका भी हट गया, आपका भी हट गया, आपका भी हट गया। ठीक, 1 के साथ लगा रहने दो भाई, 1 ऐसे अच्छा नहीं लगता है, नहीं तुम घटा दोगे 360 से 1 को, यहाँ भी घटा दोगे। ठीक, 1 के साथ लगा रहने दो, बाकी सबके साथ हटा दिया। नहीं, हम लोग घटाने लगते हैं ना, मैथमेटिशियन। ये आ गया भाई समीकरण नंबर 4। अब देखिए प्रिज्म में एक आती है हमारी अल्पतम विचलन की स्थिति। कौन सी स्थिति? अल्पतम विचलन की स्थिति। तो अल्पतम विचलन की जब स्थिति आती है तो भाई अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, लिख देते हैं भाई। अल्पतम विचलन की स्थिति में, आ जाओ मोटे भाई, अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण, अर्थात प्रिज्म के अंदर का आपतन कोण प्रिज्म के अंदर के निर्गमन कोण के बराबर होगा, और प्रिज्म के बाहर का आपतन कोण प्रिज्म के बाहर के निर्गमन कोण के बराबर होगा। विचलन की स्थिति में आपतन कोण जो होता है बराबर निर्गमन कोण तथा निर्गमन कोण तथा एक चीज़ और होती है,
निर्गमन कोण तथा डेल बराबर डेल एम। डेल विचलन कोण था, डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम, ठीक, डिविएशन एंगल। डेल एम क्या हो जाएगा, मिनिमम डिविएशन एंगल। आपतन कोण देखो, प्रिज्म के बाहर का आपतन कोण I1, प्रिज्म के बाहर का अपवर्तन कोण I2, ठीक, तथा प्रिज्म के अंदर का आपतन कोण R2, प्रिज्म के अंदर का अपवर्तन कोण R1, ठीक, और तथा डेल बराबर डेल एम। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो होता है, आपतन कोण जो होता है वो निर्गमन कोण के बराबर होता है, अर्थात प्रिज्म के अंदर का आपतन कोण बराबर प्रिज्म के अंदर का अपवर्तन कोण, प्रिज्म के बाहर का आपतन कोण बराबर प्रिज्म के बाहर का अपवर्तन कोण, ठीक। और जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित रेखा होती है, जैसे यहाँ प्रिज्म के अंदर अपवर्तित रेखा हमारी क्या है, एम डैश, ये प्रिज्म के आधार QR के समांतर होती है। तो अगर पूछा जाए भाई अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरी बात होती है प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित रेखा होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, ठीक है। तो ये I1 बराबर I2 तथा R2 बराबर R1, इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं समीकरण 4 से, इसलिए समीकरण 4 से भैया, इसलिए समीकरण 4 से जाएंगे। समीकरण 4 में हमने क्या लिखा है, A बराबर R1 के स्थान पर बेटा, R1 के स्थान पर हम R लिख दें, R1 R2 बराबर R तथा I1 I2 बराबर I लिख देते हैं, ठीक। A बराबर देखो R1 के स्थान पर कितना लिखेंगे, R प्लस R2 के स्थान पर R हमारा कितना हो गया 2R, तो A बराबर 2R, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा A/2, ठीक। ये भी एक सूत्र है, इसको डब्बे में बंद कर दो, ठीक। ये अगर प्रिज्म कोण दिया हो और कहा जाए अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण बताइए, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है वो प्रिज्म कोण का आधा हो जाता है, ठीक है। तथा समीकरण 1 में जाओ भाई, तथा समीकरण 1 से, समीकरण 1 इधर था, ठीक। डेल के स्थान पर कितना रखेंगे भाई, डेल के स्थान पर रखेंगे डेल एम बराबर, यहाँ पर घेराबंदी क्यों किए हैं आप समझ गए होंगे, I1 के स्थान पर I, I2 के स्थान पर I माइनस R1 के स्थान पर R प्लस R2 के स्थान पर R, डेल एम बराबर I 2I, RR 2R, ओके। देखिए भाई यहाँ से 2R किसके बराबर है, A के, चूंकि 2R बराबर A, इसलिए ध्यान दीजिएगा कितना लिखेंगे यहाँ से, डेल एम बराबर 2I माइनस ए को इधर ले आए, उधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, डेल एम प्लस A बराबर 2I, या 2 यहाँ गुणे में इधर आएगा बटे में, तो I बराबर डेल एम प्लस A/2, ओके। अगर ये भी यहाँ से एक फार्मूला बन गया, अगर अल्पतम विचलन कोण दिया हो और प्रिज्म कोण दिया हो, कहा जाए आपतन कोण निकालिए, तो आपतन कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण के का माध्य हो जाता है, ठीक। आपतन कोण क्या हो जाता है, विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण का माध्य होता है। ये आ गया भाई। अब यहाँ से वही बात, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n हो, प्रिज्म का अपवर्तनांक n हो तो, ठीक, स्नेल का नियम लगा दो भाई। कौन सा नियम, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्या होता है भाई, n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक, साइन I बटे साइन R। तो देखिए भैया यहाँ से क्या करेंगे, I तथा R का मान रख दें, I तथा R का मान रखने पर, ठीक, I R का मान रखेंगे, n बराबर साइन I के स्थान पर देखो कितना रखेंगे, I की वैल्यू कितनी आई है, डेल एम प्लस A बटे 2 और इस पूरे का बटा साइन A/2, ठीक। ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक
n बराबर कितना आया भाई, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर आया हमारा साइन a प्लस डेल m बाई 2 और पूरे का बटा साइन a बाई 2। ये सब किसके बराबर आ गया, n के। क्लियर? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी भाई, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ से कभी कभी कहा जाता है प्रिज्म पतला है। देखिए अगर प्रिज्म मोटा है, जैसे ये मोटा व्यक्ति है, ठीक, ये कैसा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति, तो इस देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बड़ा होगा, ठीक। अगर व्यक्ति पतला होता ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता वो क्या होता, छोटा होता, ठीक। अगर प्रिज्म मोटा है तो जो प्रिज्म कोण होगा वो बड़ा होगा, ठीक। प्रिज्म कोण दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण बड़ा। अगर प्रिज्म पतला है, जैसे हमने व्यक्ति बना दिया पतला था, तो इसके अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण कितना हो जाता है, छोटा हो जाता है। अर्थात जब प्रिज्म मोटा होगा तो प्रिज्म कोण क्या होगा, बड़ा होगा, और जब प्रिज्म हमारा कैसा होगा, पतला होगा, तो प्रिज्म कोण हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर प्रिज्म अगर हमारा पतला हो, प्रिज्म कैसा हो, पतला हो, प्रिज्म पतला हो तो प्रिज्म पतला हो तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन में कह दिया गया प्रिज्म हमारा पतला है, प्रिज्म कैसा है, पतला है, ठीक। प्रिज्म हमारा पतला हो, या ये कहा जाए प्रिज्म कोण कहीं कहीं दिया होता है, प्रिज्म कोण लेस देन आर इक्वल 5 डिग्री, प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री हो या 5 डिग्री से कम हो, तो आई तथा आर को रेडियन में मापने पर, आई तथा आर को किस में मापने पर, रेडियन में, आई और आर को रेडियन में माप दें भाई, में मापने पर ध्यान दीजिए भाई, आई और आर को अगर हम रेडियन में मापेंगे तो कितना लिखेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, a प्लस डेल एम बाई 2 और पूरे का हो जाएगा a बाई 2। भैया साइन साइन दोनों में छूट जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी पलट जाएगी, n बराबर a प्लस डेल एम बटे 2 इंटू 2/a। दूसरी भिन्न का हर पहली भिन्न के अंश के साथ गुणा होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, a गुणे में इधर आएगा, बटे में था इधर आएगा गुणे में, na बराबर a प्लस का डेल एम, a को इधर ले आओ, उधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में, na माइनस a बराबर डेल एम, a ले लें कॉमन, तो या इसे लिख सकते हैं डेल एम बराबर a ले लिया कॉमन n-1। तो जो अल्पतम विचलन कोण आएगा वो कितना आ जाएगा, अल्पतम विचलन कोण डेल एम बराबर a ब्रैकेट में n-1, जहाँ डेल एम हमारा क्या है, अल्पतम विचलन कोण, a हमारा क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, वो सॉरी a हमारा क्या है, प्रिज्म कोण, n है प्रिज्म का अपवर्तनांक और 1 है, ठीक। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप जो है आपको बहुत ही आसानी के साथ करके बताया गया है। अगर अभी भी इसमें किसी बच्चे को समस्या होगी तो वीडियो को एक बार बैक कर लेगा, बैक करने के पश्चात पुनः इसको धैर्य से देख लेगा, ध्यान से देख लेगा, मन को कंसंट्रेट कर लेगा, उसके बाद इसको देख लेगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? ठीक, इसको रफ कर दें भाई। आगे ध्यान देते हैं, पढ़ लें भाई, कितना समय हुआ है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है भाई। अच्छा, इस समय आप लोगों का टाइम, पढ़ लेते हैं कि कल पढ़ते हैं, चलो कल पढ़ते हैं, कल की वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें थी, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन था, रमन प्रभाव था, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत थी। लेकिन जब हमारी कोविड-19 महामारी आई है, इसके अंतर्गत ये भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपकी जो है आपके सिलेबस को भी खा गई है, ठीक। तो आपके सिलेबस में जो 30% की कटौती की गई है, इस कटौती के अंतर्गत प्रकाश के प्रकीर्णन को आपके सिलेबस से बाहर किया गया है और रमन प्रभाव को आपके सिलेबस से बाहर किया गया है, ठीक। तो इसके अंतर्गत केवल हमें ये पढ़ना था प्रिज्म का अपवर्तनांक। अब इसके अंतर्गत हम अभी पढ़ना है वर्ण विक्षेपण का कारण,
ठीक, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण कोण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये चीज़ें पढ़नी है। और रेले का परिकीर्णन संबंधी नियम पढ़ना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमको नेक्स्ट वीडियो आखिर बनाना पड़ेगा। तो आज हम इतने ही टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा था। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर समस्या होगी तो आप बताइएगा, ठीक है। वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा, अगर फिर भी समस्या होगी तो आप बताइएगा, आपको इसको पुनः एक बार सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कल के टॉपिक के लिए आप ये मत समझना कि ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा था। एक बात आपने, एक चीज़ हम आपको बताएंगे हाई स्कूल में पढ़ी हुई, लेकिन उससे हम डिफरेंट करके बताएंगे आपको कि उससे संबंधित आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए आप लोग इसी टाइम आ जाइएगा। और एक बात भाई, हमको बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों से जब हमने रिक्वेस्ट की काफ़ी अधिक संख्या में लोग जो हैं लाइव आ जाएँ, तो काफ़ी बच्चों ने हमारी बातें मानी और वो जो है लाइव आए। देखिए, लाइव आने का एक और भी अच्छा मौका होता है। एक अच्छी बात ये होती कि हम लोग इस समय इस महामारी के अंतर्गत जो है क्लासों को मिस कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ बढ़कर नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उनके साथ अगर साथ में बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम लाइव क्लास में आते हैं तो लाइव क्लास में लगभग सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो क्लास वाला पूरा माहौल तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत माहौल जो होता है वो बन जाता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग संख्या में जो है, और टाइम हमने इसलिए रखा है, यही रखा है, ये टाइम बहुत ही परफेक्ट टाइम रखा है। इसका रीज़न भी है क्योंकि देखिए, जैसे कुछ बच्चे हैं, सारे बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ बच्चों के पास जो है, जैसे बच्चे कहते हैं कमेंट करके, सर क्लास का टाइम बदल दीजिए, ये है वो है, नेटवर्क वीक रहता है, सिग्नल वीक रहता है। लेकिन इसका हमारा कारण है ये टाइम रखने का। टाइम ये हमने क्यों रखा? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। तो भाई गार्जियन के पास उपलब्ध है, गार्जियन किसी कार्य से बाहर गए या कहीं चले गए तो आपके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन शाम को घर तो आते ही हैं, जिससे ये टाइम रखा गया है 8:30, तब तक आपके पास मोबाइल आ जाता है, ठीक। तो भाई डाटा की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जो है अपने पिताजी से या भाई से, जिसके मोबाइल से पढ़ते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थोड़ा इसमें डाटा बचा दीजिएगा, जिससे मैं लाइव पढ़ सकूँ। तो लाइव पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग लाइव आते रहें। तो आप लोग कंटिन्यू रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।